हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे यूटिलिटी एनालिसिस। उसमें क्या था, यूटिलिटी का मीनिंग, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स, देन रिलेशनशिप ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने किया कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्लाइन करती जाती है, हमेशा डिमिनिश करती है। इसके लॉ के बारे में आज हम बात करेंगे। जब भी हम एक कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, कमोडिटी कंज्यूम करने के साथ ही क्या होता है, उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर दी जाती है। जैसे हमने लास्ट टेबल में किया था, फर्स्ट यूनिट से अगर हमें 8 यूनिट्स मिल रहे हैं, सेकंड से कितनी मिल रही हैं, 6 यूनिट्स। सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, हर सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करने से डिमिनिश कर रही है। सो दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का डिमिनिशिंग लॉ जी। इसको मार्शल ने कैसे डिफाइन किया है, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन स्टॉक ऑफ अ थिंग। एक थिंग का स्टॉक गिवन हो, उससे मिलने वाला एडिशनल बेनिफिट डिमिनिशेस। एडिशनल बेनिफिट क्या कर रहे हैं, डिमिनिश कर रहा है। किसके साथ, विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक। जैसे उस गुड की कमोडिटी का स्टॉक इंक्रीज करता है, उस स्टॉक के इंक्रीज करने से मिलने वाला एडिशनल बेनिफिट क्या करता है, डिमिनिश करता है। दैट ई ऑलरेडी है, जितना भी उसके पास पहले था, उसके बाद अगर हमारा किसी भी गुड का स्टॉक इंक्रीज करेगा, उससे मिलने वाला एडिशनल बेनिफिट क्या होगा, डिमिनिश करेगा। ये हमारे साइकोलॉजिकल लॉ भी हो गया। जैसे हमारे पास कोई कमोडिटी है, अगर हम उसकी कलेक्शन कर रहे हैं, जब उसकी फर्स्ट यूनिट हमें मिलती है, हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। लेकिन जैसे ही उस कमोडिटी की स्टॉक बढ़ता जाता है, क्वांटिटी इंक्रीज करती जाती है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिमिनिश कर जाती है। अगर मान लो आपको पेंटिंग का शौक है, आप अच्छी पेंटिंग कलेक्ट कर रहे हो, फर्स्ट पेंटिंग से आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, लेकिन अगर उसी टाइप की आप सेकंड पेंटिंग ले लोगे, क्या होगा, उससे हमको कम सेटिस्फेक्शन होगी। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिमिनिश कर रही है। ठीक है, ये था हमारा मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम करेंगे इसके अजम्पशंस। अजम्पशंस का मीनिंग है, जो भी लॉ होता है वो लॉ किसी ना किसी अजम्पशंस पर बेस्ड होता है। अजम्पशन मीन हमने अज्यूम किया है, मान लिया है कि जे गुड्स है, जे थिंग्स है, जे सिचुएशन है प्रिवेल करेगी, तब जाके जे लॉ एप्लीकेबल होगा, वरना जे लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। वो क्या अज्यूम किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिनल यूटिलिटी। हम मानकर चल रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कार्डिनल है। इसको हम काउंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 1 2 3 कार्ड्स नंबर में। नंबर 2, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। जो मनी की यूटिलिटी है दैट इज कांस्टेंट। मनी से हमें ज्यादा ना ही इंक्रीजिंग यूटिलिटी मिल रही है, ना ही हमें डिमिनिशिंग यूटिलिटी मिल रही है। नंबर 3, एवरी यूनिट ऑफ एवरी कमोडिटी इज ऑफ सेम क्वालिटी एंड साइज। जो भी हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उसका हर यूनिट क्या है, सेम क्वालिटी का है एंड सेम साइज का है। थर्ड इज कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। जब भी हम कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी कंजम्पशन क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी, टाइम लैग नहीं होगा। अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ये सारी कमोडिटी किस में आएगी, ब्रेकफास्ट में कंज्यूम होंगी। अगर हम टाइम गैप पा दें, 2 घंटे 3 घंटे लंच में कुछ ले ले, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसकी कंजम्पशन क्या है, कॉन्टिन्यू है, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन है। फिफ्थ इज सुटेबल क्वांटिटी ऑफ इज कंज्यूम्ड।
क्वांटिटी क्या होगी, सूटेबल क्वांटिटी। मान लो जैसे मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पीना है, पानी के लिए मैं क्या यूज करूंगी, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इसका, गिलास। तो गिलास सूटेबल क्वांटिटी होगी। अगर आप मुझे स्पून में पानी दे दो तो क्या होगा, मेरी यूटिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। सो वी आर सेइंग सूटेबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। सिक्स्थ वन इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर जो कंज्यूमर है उसकी इनकम भी चेंज नहीं हो रही। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो कमोडिटी मैं कंज्यूम कर रही हूँ उसके प्राइस भी चेंज नहीं हो रही। एंड नो चेंज इन द टेस्ट, फैशन एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की हैबिट्स, टेस्ट, फैशन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ये हमारे अजम्पशंस हैं। इन अजम्पशंस के बेस्ड पर ही क्या बना है, लॉ बना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर ये अजम्पशंस प्रिवेल करेंगी तभी जाकर हमारा लॉ क्या होगा, फिट होगा, तभी ये लॉ प्रिवेल करेगा। अगर इसमें कोई भी अजम्पशंस है वो नहीं मानी जाती, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन नहीं होती, तो ये हमारा लॉ क्या होगा, एक्सेप्शनल बन जाएगा। So these are the assumptions of the law of diminishing marginal utility. अब हम इसी को टेबल एंड डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। नाउ इसकी एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। टेबल क्या कह रहे हैं, वो एक पुराना टेबल, क्वांटिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। मान लो अगर हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 8 यूनिट्स। सेकंड कमोडिटी, सेकंड क्वांटिटी कंज्यूम करने से सेम कमोडिटी की 6 यूनिट्स। थर्ड से फोर यूनिट से 2 यूनिट्स। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0। एंड सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करने से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इज गोज टू नेगेटिव, इट इज द -2। मार्जिनल यूटिलिटी का टेबल। अब इसी को हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। जब हम फर्स्ट क्वांटिटी कंज्यूम, और एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 जो हमने 6 यूनिट्स ले लिए। एंड मार्जिनल यूटिलिटी 2 4 6 8 10 वाई एक्सिस पर हमने ले ली मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 8 यूनिट्स। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने से हमें कितनी मिल रही है, 6 यूनिट्स। थर्ड यूनिट कंज्यूम करने से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 4 यूनिट्स। और फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने से हमें मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी 2 यूनिट्स। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी 0। सिक्स यूनिट से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई -2। अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें तो हमारा आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जहां पर 0, जहां पर क्या होगी -2, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इट मीन्स क्या है, जैसे जैसे हम कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं हमें मिलने वाली सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होती जा रही है। सो ईच सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन रिड्यूस हो रही है। इसी को हम कह रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम डेली जब भी कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं उसका क्या होता है, उसी में ये स्टेप सामने आता है कि जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी ज्यादा होती है और उसके एडिशनल जितने भी हम यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती जाएगी। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि जितनी भी इस वर्ल्ड में कमोडिटीज प्रिवेल करती हैं सभी की सभी कमोडिटी की कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन की जाए तो उससे मिलने वाली एडिशनल यूनिट से सेटिस्फैक्शन है, यूटिलिटी है, वो क्या करती जाएगी, डिमिनिश करती जाएगी। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। विद दिस हमारा जो लॉ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेशन में किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम करेंगे लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वल मींस इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। उस लॉ में क्या था कि जब हम कमोडिटी कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन रिड्यूस होती है। वो सिर्फ एक कमोडिटी के लिए प्रिवेल करता था। इन रियलिटी हम एक से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमें मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर करना पड़ता है। तो हमारा उसके लिए आया है सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या स्टेट करते हैं? दिस लॉ स्टेट्स दैट इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, हम मैक्सिमम सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम। उसकी इनकम क्या है? लिमिटेड इनकम है। वो उस लिमिटेड इनकम को डिफरेंट कमोडिटीज पर इस तरह स्पेंड करता है सो दैट द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। उसको लास्ट रुपी स्पेंड करने से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, जितनी भी कमोडिटी पर खर्च कर रहा है, मिलने वाली कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी 1 मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी 2 मस्ट बी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी 3 एंड सो ऑन। हम जितने भी यूनिट्स ले रहे हैं सबकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इक्वल हो जाएगी तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होगा। यही लॉ स्टेट करता है कि लास्ट रुपी स्पेंड, जब भी हम लास्ट रुपी स्पेंड कर रहे हैं तो लास्ट रुपी स्पेंड में हमारी जितनी भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये लोग की भी फिर कुछ अजम्पशंस होंगी। अजम्पशंस क्या है? वही सेम। मार्जिनल का क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? कार्डिनल नंबर्स में जिसको हम काउंट कर सकते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, टेस्ट प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट, वी आर कंज्यूमिंग द कंटिन्यूअस कंजम्पशन। दैट आर द assumptions ऑफ द लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इसको टेबल एंड डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। अब हम इस लॉ को विद द हेल्प ऑफ टेबल और डायग्राम के साथ करेंगे। टेबल, दिस वन इज, मान लो कंज्यूमर के पास 5 रुपए हैं जो उसने स्पेंड करने हैं और उसने 2 कमोडिटीज है, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। ये 2 कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो उसके पास टोटल कितने रुपए हैं? 5 रुपए। तो वो अपने 5 रुपए को किस तरह से स्पेंड करे कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो सके? लास्ट रुपी स्पेंड से इक्वल हो सके। फॉर दिस वो क्या करेगा? फर्स्ट रुपी वहां पर खर्च करेगा जिससे उसको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। तो एक्स एंड वाई वो किस पर खर्च करेगा? फर्स्ट रुपी करेगा वाई पर खर्च, जिससे उसको 12 यूटिल्स मिलते हैं। एंड वो सेकंड यूनिट कहां पर खर्च करेगा? कमोडिटी एक्स पर, उसको 10 यूनिट्स मिल रही हैं। एंड थर्ड किस पर करेगा? वाई पर, जिसको उसको 10 यूनिट्स अगेन मिल रही हैं। उसके पास अब 2 रुपीज रह गए, 4 एंड 5। अगर वो 4th यूनिट किस पर खर्च कर सकता है? वाई पर भी एक्स पर भी। मान लो उसने 4th रुपी कहां पर खर्च कर दिया? फॉर द कंजम्पशन ऑफ वाई कमोडिटी। एंड 5th कहां पर करेगा? फॉर द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स। तो एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को, उसकी इनकम क्या है? लिमिटेड है, उसके पास सिर्फ 5 रुपए हैं जो उसने खर्च करने हैं। हम ये मानकर चले हैं कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई दोनों की प्राइस रुपी एक ही है। सो वो फर्स्ट रुपी कमोडिटी वाई पर खर्च कर रहे हैं जिससे उसको 12 यूनिट्स मिल रहे हैं। सेकंड एक्स पर, थर्ड वाई पर, फोर्थ फिर वाई पर, फिफ्थ वो एक्स पर, जिससे उसको लास्ट रुपी स्पेंड से मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिल रही है?
इक्वल मिल रही है। सो यहाँ पर इससे क्या होगी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगी। इसको हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर वो 5 रुपए कॉमोडिटी इस तरह स्पेंड करेगा तो उसके टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8, 30 प्लस 80 इक्वल्स टू 48 यूनिट्स। अगर वो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से स्पेंड करेगा तो उसको 48 यूनिट्स मिलेंगे। अगर वो इसमें किसी तरह का चेंज करता है, मान लो कि वो कहता है कॉमोडिटी एक्स पर मैं 3 रुपीज स्पेंड कर रहा हूं और कॉमोडिटी वाई पर कितने यूनिट्स खर्च करनी है मैंने, ₹2, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी फॉर ऑन कॉमोडिटी एक्स इक्वल्स टू 10 प्लस 8 प्लस 6 एंड मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कॉमोडिटी वाई इक्वल्स टू 12 प्लस 10 कितनी होगी, प्लस 22। अगर वो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से अपने रुपए स्पेंड करता है तो उसको 48 यूनिट्स मिलेंगे। अगर वो इसमें किसी तरह का चेंज करता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन क्या हो गई, रिड्यूस होगी। वो कितनी जाएगी, 46 यूनिट्स। सो लास्ट रुपए स्पेंड करने से अगर वो इक्वल सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है तो उसकी सेटिस्फैक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब हम इसको करेंगे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन। दिस पैनल ए एंड पैनल बी। पैनल ए में ले रहे हैं कॉमोडिटी एक्स एंड पैनल बी पर ले रहे हैं कॉमोडिटी वाई। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स और वाई एक्सिस पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स एंड पैनल बी पर और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स एंड वाई एक्सिस पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी वाई। हम पहले डायग्राम बनाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स। अगर हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमें कितने यूनिट्स मिलते हैं, 10। सेकंड से कितने मिल रहे हैं, 8। थर्ड से कितने मिले, 6। फोर्थ से मिले 4, सेकंड से 2। दिस इज द marginal utility of commodity X, marginal utility of commodity X. And now marginal utility of commodity Y. फर्स्ट यूनिट से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 12 यूनिट्स। सेकंड से मिल रही है हमें 10 यूनिट्स। थर्ड से मिले 8 यूनिट्स। फोर्थ से 6 एंड फिफ्थ यूनिट से 4 यूनिट्स। अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें तो क्या बन जाएगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी वाई। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी क्या स्टेट करते हैं कि लास्ट रुपए स्पेंड करने से उसको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इक्वल होनी चाहिए। अगर हमने इसी टेबल में देखा मार्जिनल, वो कंज्यूमर क्या कर रहा है कि अपने इनकम के 2 यूनिट्स कॉमोडिटी एक्स पर खर्च कर रहा है एंड 3 यूनिट्स कॉमोडिटी वाई पर खर्च कर रहा है। 1, 2 एंड 3। अगर वो ऐसे ही अपने लास्ट रुपए स्पेंड से खर्च करेगा तो उसको मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये क्या बन गया हमारी लाइन ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। वो जितनी भी कॉमोडिटी कंज्यूम करे अगर वो इस लाइन के ऊपर बेस्ड होंगी, इस लाइन के ऊपर आएंगी तो उसको क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जिससे वो क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगा और उसको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन भी सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी।
अगर वो इसमें किसी तरह का चेंज करता है तो उसकी यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। हमने यही देखा था, अगर कंज्यूमर कमोडिटी एक्स के 3 यूनिट्स लेगा और कमोडिटी वाई के 2 यूनिट्स लेगा, उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। अब हम इसी को डायग्राम में देखेंगे। मान लो कंज्यूमर अब क्या कर रहे हैं, 3 यूनिट्स क्या कर रहे हैं, इसकी कंज्यूम करेगा। अब 3rd यूनिट की करेगा तो उसकी सेटिस्फैक्शन कितनी इंक्रीज हो जाएगी, दिस वन। ये वाले एरिया क्या हो गया, उसको गेन होगा। लेकिन उसकी इनकम लिमिटेड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी मार्जिन वाई का 1 यूनिट कम करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, 2 यूनिट्स कंज्यूम करेगा और जे वाला एरिया क्या कर देगा, सैक्रिफाइस करेगा, लॉस हो जाएगा उसका जे। तो हमें डायग्राम से भी पता चल रहा है कि उसका गेन कम है और लॉस ज्यादा है। इट मीन उसकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाई, उसी की यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी। सो अपनी सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करने के लिए अगर वो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के साथ उसी लाइन के ऊपर अपनी कमोडिटीज कंज्यूम करेगा तो उसको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगी। दैट इज द लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, जो यही कहते हैं कि उसकी लिमिटेड इनकम को लास्ट रुपीज स्पेंड इस तरह करना चाहिए ताकि उसको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो सके। विद दिस हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस एंड अदर कॉन्सेप्ट्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड, आज हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिमुलेशन लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट पीपल विल बाय मोर, क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे एट लोअर प्राइस। इट मीन्स क्या है, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होंगे तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड बाय लेस, कम खरीदेंगे एट हायर प्राइसेस। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस ज्यादा होंगे तो लोग कम डिमांड करेंगे। सिट्रिस पैरिबस, सिट्रिस पैरिबस का मीनिंग क्या होता है कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर कौन से, हमने डिटर्मिनेंट्स किए थे। डिटर्मिनेंट्स में देखा था कि एक प्रोडक्ट की डिमांड वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो अदर फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसमें सिट्रिस पैरिबस का मीन है कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। इट मीन्स टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में, इनकम में, रिलेटेड गुड में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑन प्रोडक्ट, ऑन कमोडिटी। मेरी खुद की कमोडिटी में चेंज आ रहा है, उसका रिलेशनशिप डिमांड में करते हैं। इट्स मीन लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करती है, इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जे प्राइस एंड डिमांड दोनों का रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती है। और हमने ये देखा कि प्राइस एंड डिमांड में रिलेशनशिप कौन सा है, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप क्या है, ये शो कर रहा है कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस राइज कर रहे हैं तो डिमांड फॉल कर रही है, अगर प्राइस फॉल कर रही है तो डिमांड राइज कर रही है। ये रिलेशनशिप शो करता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, जी देखो,
प्रोडक्ट के प्राइस फॉल की, डिमांड राइज की। डाउनवर्ड एरो प्राइस का, अपवर्ड एरो डिमांड का। एंड प्राइस राइज की, डिमांड फॉल कर दी। ये क्या है, सिर्फ डायरेक्शन मूवमेंट बता रहा है कि प्रोडक्ट के प्राइसेस राइज करने से डिमांड फॉल कर रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या मेजर करते हैं, ओनली डायरेक्शंस पता चलती है। किसी प्रोडक्ट के कितने प्राइसेस फॉल किए हैं, प्रोडक्ट फॉल करने से उसकी कितनी डिमांड चेंज हुई है, वो हम करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ये था हमारा रिलेशनशिप लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस। अजम्पशंस, जो हमारा कोई भी लॉ होगा किसी ना किसी अजम्पशंस पर बेस्ड होता है। तो इसकी अजम्पशंस क्या है, डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, इट इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी कांस्टेंट। जे प्राइस ऑफ कमोडिटी के ऊपर मैंने बार डाला है, बार का मीनिंग क्या होता है, दैट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इज कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इनकम के ऊपर भी बार लगा हुआ है, इनकम भी कांस्टेंट है, टेस्ट कांस्टेंट, एक्सपेक्टेशन भी कांस्टेंट। इट मींस किसी भी फैक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिट्रिस पैरिबस की अजम्पशन जहां पर लग रही है। जैसे सैमुअल्सन ने डिफाइन किया था सिट्रिस पैरिबस, वही हम अजम्पशंस ले रहे हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी, बाकी सारे फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस अबाउट द चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमारी प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज होंगे। ये सारी हमारी अजम्पशंस हैं। इन अजम्पशंस के ऊपर ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड है। ये था हमारा मीनिंग एंड अजम्पशंस। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड डायग्राम। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या कह रहा है, एक टेबल जो रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। मान लो अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस ₹50 है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 10 यूनिट्स। अगर प्रोडक्ट के प्राइस फॉल करके 50 to 40 हो जाते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करके, उस प्रोडक्ट की डिमांड 10 यूनिट से 20 यूनिट्स इंक्रीज करके। अगर उस प्रोडक्ट के प्राइस फर्दर डिक्रीज हो जाएं 40 to 30 तो उस प्रोडक्ट की डिमांड और इंक्रीज हो जाती है, इट रीचेस टू यूनिट 30 एंड प्रोडक्ट के प्राइस फॉल करके ₹2.20 and demand increases to 40 unit. Price fall to ₹10, demand increase to 50 units. It means क्या है, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस फॉल करते जाते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करती जा रही है। प्राइस फॉल कर रही है, डिमांड इंक्रीज कर रही है। जी था हमारा लॉ ऑफ डिमांड, जिसको हमने एक शेड्यूल, एक टेबल के थ्रू शो किया। अब हम इसी को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम प्राइसेस, 10, 20, 30, 40, 50। लाइक दिस प्राइसेस क्या है, 10 रुपीज, 20, 30, 40, 50। अब हम इसी टेबल को डायग्राम में प्लॉट करते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस ₹50 है तो उसकी डिमांड कितनी है, 10 यूनिट्स। प्रोडक्ट के प्राइस 50 यूनिट्स, यहाँ पर इधर है क्वांटिटी डिमांड, तो डिमांड कितनी है, 10 यूनिट्स। प्रोडक्ट के प्राइस ₹40, डिमांड इज 20 यूनिट्स। प्रोडक्ट के प्राइस 30, डिमांड भी 30 यूनिट्स। एंड प्रोडक्ट के प्राइस फॉल करके 20 हो गई, डिमांड इंक्रीजेस टू 40 यूनिट्स।
10 पर कितनी होगी 50 यूनिट्स। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें तो हमारे पास आ जाएगी डिमांड कर्व। DD इज अवर डिमांड कर्व। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस 50 है, डिमांड 10 यूनिट्स है और जे शो कर रही है जैसे जैसे प्रोडक्ट के प्राइस फॉल करते जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो रही है, राइज कर रही है। प्रोडक्ट की प्राइस फॉल कर गई, डिमांड राइज टू 50 यूनिट्स। अब जी DD इज अवर डिमांड कर्व लाइक द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। वो भी हमने डाउनवर्ड स्लोप किया था। जैसे हम कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, कम होती है। उसी तरह DD इज अवर डिमांड कर्व। अगर हम ज्यादा क्वांटिटी परचेज करनी है तो हम उस प्रोडक्ट के लेस प्राइसेस पे करना चाहते हैं, तभी तो हम बल्क क्वांटिटी परचेज करते हैं। आप कोई भी पेन पेंसिल कुछ भी कमोडिटी परचेज कर आते हो, नोटबुक लेकर आते हो, अगर आप उसका 1 यूनिट लेते हो तो उसके प्राइसेस ज्यादा होते हैं। अगर वो डजन के हिसाब से लेते हो तो उस प्रोडक्ट के प्राइसेस भी फॉल कर जाते हैं। अगर हमने ज्यादा क्वांटिटी परचेज करनी है तो प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होंगे, ओनली तब हम ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे। हमारी डिमांड कर्व की स्लोप कैसी है, डाउनवर्ड टू राइट। Our slope is downward to right and it shows the negative slope. The demand curve slope is negative slope and downward to right. जितना हमारा लो ऑफ डिमांड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि हमारी डिमांड कर्व स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होती है एंड जो इसके एक्सेप्शनल केस हैं उसको करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। लास्ट सेशन में किया था हमने सप्लाई का मीनिंग एंड फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। नाउ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई ये क्या स्टेट करते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मीन्स जो भी हमने फैक्टर्स किए थे दैट अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, अगर वो फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, देन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस। किसी प्रोडक्ट की सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन प्राइस। जैसे इस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। मीन्स अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होंगे सप्लाई इंक्रीज होगी, अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस डिक्रीज कर जाएंगे तो सप्लाई क्या होगी, रिड्यूस होगी। व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस ही चेंज होगी, तब इसको कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। इट मीन्स इट शोज द डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड कमोडिटी सप्लाइड। एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी और उसकी सप्लाई क्या है, इन दोनों की बिटवीन का रिलेशनशिप क्या कर रहा है, शो कर रहा है लॉ ऑफ सप्लाई, जो शो करते हैं देयर इज अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप। जो भी लॉ होते हैं उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। अब हम इसकी अजम्पशंस देख लेते हैं। अजम्पशंस किसके ऊपर बेस्ड हैं, फैक्टर्स दैट डिटरमिन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। हमने यही देखा था कि जो भी प्रोडक्ट की सप्लाई है इसमें अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस चेंज होंगी ओनली, बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट।
number of firms remains constant. Goal of the firm remains constant. वो चेंज नहीं होगा, वो जो भी गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और द सेल मैक्सिमाइजेशन वो कांस्टेंट रहेगा. एंड पीएफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनकी प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होगा. नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस, कि नियर प्राइस में मेरे प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होंगे चाहे फॉल करेंगे. एंड नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की सब्सिडी या फिर टैक्सेशन, इसकी पॉलिसी कोई चेंज नहीं होगी. इन अजम्पशंस में क्या है कि बाकी जो हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं वो सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट, और सिर्फ प्रोडक्ट के प्राइसेस में ही क्या होगा, चेंज होगा. वो प्रोडक्ट की प्राइस या चेंज इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी. अदर फैक्ट्स मीनिंग कांस्टेंट. अगर ये अजम्पशन प्रिवेल करेंगी तभी लॉ ऑफ सप्लाई फुलफिल होगा. अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड डायग्राम. नाउ एक्सप्लेनेशन. इट मीन्स क्या है कि हम लॉ ऑफ सप्लाई को एक शेड्यूल से एंड डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हैं. एक्सप्लेनेशन में क्या आ रहा है, एक शेड्यूल, प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स दी हुई है और इधर दी हुई है सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी एक्स. मान लो किसी प्रोडक्ट के प्राइस ₹10 है, यहाँ पर सप्लाई कितनी है, 10 यूनिट्स. अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं ₹10 टू ₹20, तो सप्लाई भी क्या होगी, सेम इंक्रीज होगी 10 टू 20 यूनिट्स. अगर प्रोडक्ट की प्राइस फर्दर इंक्रीज हो गई, मान लो ₹30 आ गए, तो सप्लाई इंक्रीज होकर कितनी होगी, 30 यूनिट्स. एंड फर्दर प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज हो जाए, प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाए टू ₹40, तो सप्लाई इंक्रीज होगी 40 यूनिट्स. प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं 40 टू 50, सप्लाई भी इन सेम डायरेक्शन इंक्रीज कर रही है. ये था हमारा शेड्यूल. अब हम इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. डायग्राम में क्या है, एक एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, जहां पर हमने 10, 20, 30, 40, 50 यूनिट्स ली हैं और इधर हमने क्या ली है, प्राइस 10, 20, 30, 40, 50. अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस 10 है तो सप्लाई कितनी है, 10. प्रोडक्ट के प्राइस 10 और सप्लाई 10, 10 एंड 10. अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होगी 20, सप्लाई भी इंक्रीज होगी. 20 पर कितनी होगी, 20 यूनिट्स. अगर 30 थी प्राइस तो डिमांड भी कितनी है, सॉरी सप्लाई भी कितनी है, 30. 30 पर 30 यूनिट्स. अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाए 40, तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी 40 पर. अगर प्राइसेस इंक्रीज होगी 50, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई 250. अगर हम ये सारे डॉट्स को मिला दें तो हमारे पास आ जाएगा सप्लाई कर्व. ऐसे सप्लाई कर्व जो क्या शो कर रहे हैं, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी. जैसे किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, सप्लाई भी इंक्रीज कर रही है. एसेंस A, B, C, D, E, ये सभी पॉइंट क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. जैसे प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, सप्लाई भी इंक्रीज करेगी. अब हम करते हैं एक्सेप्शन ऑफ द लॉ. ये था हमारा लॉ ऑफ सप्लाई. अब इस लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ एक्सेप्शनल केस भी होंगे. जैसे कोई नेचुरल कमोडिटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसकी सप्लाई अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई इंक्रीज नहीं होती, उनकी सप्लाई कांस्टेंट रहती है.
क्योंकि इन द शॉर्ट पीरियड हम उस प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जैसे अनियन के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं तो उसकी सप्लाई इमीडिएटली इंक्रीज नहीं होगी, और उसकी सप्लाई कब इंक्रीज होगी, नेक्स्ट सीजन में हो सकती है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, सप्लाई में कोई डिफरेंस नहीं आता। दूसरे हैं सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स, जैसे हमने वेवलन गुड्स की थी, उनकी सप्लाई कम होती है इसलिए उसके प्राइसेस ज्यादा हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं तो इसी के लिए उस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो उन प्रोडक्ट की सप्लाई भी क्या होगी, हमेशा कम होगी। अगर उस प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएं तभी वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही सप्लाइड किए जाएंगे। ये तो इन प्रोडक्ट की सप्लाई क्या होगी, लिमिटेड होती है। सो पेरिशेबल गुड्स हैं, जैसे मार्केट में वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनकी क्या रहती है, पेरिशेबल है। मिल्क है, अगर वो आज के आज सेम डे कंज्यूम कर लिया ठीक है, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, पेरिश खराब हो जाएंगी। तो इन गुड्स की सप्लाई भी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर आज मान लो प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं तो इन पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई एक दिन में इंक्रीज नहीं की जा सकती, हो सकता है कल प्रोडक्ट के प्राइसेस डिक्रीज कर जाएं। तभी तो हम देखते हैं प्रोडक्ट जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, इनकी प्राइसेस डेली चेंज होती हैं क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स हैं। इनकी सप्लाई क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, अगर सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइसेस डिक्रीज कर जाते हैं। तो इन गुड्स से क्या है, हमारे एक्सेप्शनल केस, जिसमें अगर प्राइसेस इंक्रीज होती है तो सप्लाई इंक्रीज नहीं होती। विद दिस हमारा लॉ ऑफ सप्लाई टॉपिक कंप्लीट होता है और इसके एक्सेप्शनल केस भी कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ आइसोगेन्स। पहले हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया था सिंपली टोटल प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट की हेल्प के साथ, लेकिन आज हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइसोगेन्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है विच इज एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। हम इसको डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं लेबर, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं कैपिटल। ST एक प्रोपोर्शन लाइन दी है जिसमें हम बता रहे हैं कि कैपिटल की प्रोपोर्शन सेम है और लेबर की क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है जैसे जैसे हम T साइड मूव करते जाएंगे। एंड जे लाइन OR एंड OQ, ये टू रिजिड लाइन्स हैं। जी रिजिड लाइन्स क्या शो करती हैं, OR लाइन पर OR लाइन वो सभी पॉइंट से निकलेगी जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू 0 है। एंड OQ लाइन वो सभी पॉइंट्स पर जाती है जहां से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल्स टू 0 है। इट मीन्स क्या है, ये टू ऐसी रिजिड लाइन्स हैं जो शो करती हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज 0। एंड OQ लाइन पर जहां पर भी जा रहे हैं वो उसी पॉइंट से पास हो रही हैं जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू 0। सो J2 होगी हमारी रिजिड लाइन, जिसको हम कहते हैं कि एक प्रोड्यूसर को डिसीजन लेना होता है कि वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। उसके लिए वायबल क्या होता है कि वो इन टू रिजिड लाइन के बीच ही प्रोडक्शन करे। तो इन टू रिजिड लाइन्स के बीच में जो प्रोडक्शन करेगा ये है हमारी स्टेज 2। इस लाइन से पहले वाली लाइन हमारी क्या बन गई, स्टेज 1। इन टू रिजिड लाइन के बीच में प्रोडक्शन होगी वो होगी स्टेज 2 में, और इस लाइन के पॉइंट बाहर जाएंगे तो वो आ जाएगी हमारी स्टेज नंबर 3। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइसोगेन्स। पहले फर्स्ट आइसोगेन जहां पर 100 यूनिट प्रोडक्शन हो रही है, देन सेकंड आइसोगेन्स
जहां पर लेवल ऑफ प्रोडक्शन 200 यूनिट हो गया। देन थर्ड आइसोकेंट, जैसे जैसे हम हायर आइसोकेंट पर जाएंगे लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। आइसोकेंट 4 400 यूनिट्स, आइसोकेंट 5 500 यूनिट्स, आइसोकेंट 6 600 यूनिट्स, देन आइसोकेंट 7। अब हम इसको स्टेजेस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। इन सभी पॉइंट को ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी नेम दे देते हैं। जहां पर जिसको हम कह रहे हैं स्टेज 1, पॉइंट ए और पॉइंट बी हमारी रिजिड लाइन क्या है, नीचे से जा रही है। सो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है, पॉजिटिव है। इसमें हमें क्या मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जब हम रिजिड लाइन के अंदर एंटर करते हैं तो पॉइंट बी, सी, डी, ई इसमें क्या है, जे मार्जिनल प्रोडक्ट और तो डोमिनेट कर रहा है, रिजिड लाइन के नीचे आ गया, डोमिनेट कर रहा है, लेकिन स्टिल क्या है, पॉजिटिव है। इसमें हमें हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव होने की वजह से टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। सो जहां पर हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा अप टू पॉइंट एफ, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हम इसके बाद आगे जाएंगे, अगर OF क्वांटिटी तक लगा रहे हैं तो हमने OF यूनिट्स ऑफ लेबर लगाए और हमें कितना आउटपुट मिल गया है, 600 यूनिट्स। अगर हम इसके पॉइंट और ज्यादा इनपुट्स लगाएं, अगर हम OG तक लेबर को इंपोज करते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन कर 500 यूनिट्स पर आ जाता है, क्योंकि हम आइसोकेंट 5 पर पहुंच गए। इट मीन्स क्या है, अगर हम इन टू रिजिड लाइन के बिटवीन प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम स्टेज 3 में जाएंगे, इसमें हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डोमिनेट करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें डोमिनेशन रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो गया, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई है। सो ये थी हमारी स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 2 क्या एक रैशनल स्टेज है, एक प्रोड्यूसर कितने प्रोडक्ट लगाएगा जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके, मैक्सिमम आउटपुट हो सके। मैक्सिमम आउटपुट होने के लिए अगर उसके पास OS यूनिट्स ऑफ कैपिटल है तो वो क्या करेगा, OF तक लेबर लगाना प्रेफर करेगा, जिससे उसको आइसोकेंट 6 तक पहुंच जाएगा और 600 यूनिट्स उसके प्रोड्यूस होंगे। जो उसकी क्या है, एक रैशनल स्टेज है। ये थी हमारी स्टेज 1, 2 एंड 3। ये था हमारा लो वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ आइसोकेंट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस